नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की G20 सदारत आलमी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने का एक बड़ा मौका है। आकाशवाणी पर अपने 95वें मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क की खुला के शोबे में अपनी कामयाबी पड़ोसी मुल्कों से बांट रहा है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में जिल्द आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम करने का यकीन दिलाया है और कहा है कि हुकूमत आज़ा का अतिया देने वालों के खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अगले महीने की 9 तारीख को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर के दूसरे मरहले के लिए संग बुनियाद रखेंगे। G20 छोटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पूरे मुल्क में 50 से ज्यादा तकरीबात के दौरान तकरीबन 250 प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हिंदुस्तान के आने वाली G20 सदारत एक बड़ा मौका है कि दुनिया की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दी जाए। आकाशवाणी पर अपने 95वें मन की प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि G20 दुनिया की आबादी के 2/3 हिस्से, आलमी तिजारत के 3/4 हिस्से और आलमी GDP के 85% हिस्से पर मुश्तमिल है। उन्होंने इस बात पर फख्र किया कि हिंदुस्तान 1 दिसंबर से इस बड़े और ताकतवर ग्रुप की सदारत करेगा और ये बात और भी खास है कि हिंदुस्तान को अमृत काल के दौरान ये जिम्मेदारी दी गई है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान आने वाले दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में G20 से मुतालिक कई प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम दुनिया को अपने मुख्तलिफ और अनोखे रंग पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास हर शोबे के चैलेंजेस का हल मौजूद है, चाहे वो अमन हो या इत्तेहाद हो, माहौलियात के ताल्लुक से हिसासियत हो या मुतवातिर तरक्की हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल का नारा दिया है, जिससे वासुदेवा कुटुंबम के ताल्लुक मुल्क के अहद का इजहार होता है। मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क ने इस महीने की 18 तारीख को खला के शोबे में बनाई गई तारीख को देखा है, जब हिंदुस्तान ने अपने खानगी शोबे की तरफ से बनाए गए पहले रॉकेट विक्रम एस को खला में रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसे बनाने की कीमत खलाई मशीन्स में मसरूफ दूसरे मुल्कों के खर्च से बहुत कम है। मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्कों के साथ भी खलाई शोबे में अपनी कामयाबी को बांट रहा है। हिंदुस्तान ने कल एक सैटेलाइट रवाना किया था, जिसे हिंदुस्तान और भूटान ने मिलकर तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह सैटेलाइट लॉन्च हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। टेक्नोलॉजी में नई इजादात के बारे में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ड्रोन्स के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कैनूर जिले में ड्रोन्स के जरिए सेबों की मुंतकली का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म एक जिनयाती बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने पर जोर दिया, जिसमें पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और ये बीमारी मेडिकल साइंस के लिए अभी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनानी गुलकार कॉन्स्टेंटिनोस कलाटाइज का भी जिक्र किया, जिन्होंने महात्मा गांधी के 150वीं यौम पैदाइश के दौरान बापू का पसंदीदा भजन गाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान से मौसीकी के आलात की बरामद में 3.5 गुना इजाफा हुआ है। हिंदुस्तानी मौसीकी आलात के बड़े खरीदार अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। मोदी ने इसे खुशबख्ती करार दिया कि हिंदुस्तान के पास मौसीकी, रक़्स और फ़न की अजीम दौलत है। उन्होंने रिवायत और रिवायती इल्म की हिफाजत के लिए नागालैंड में की गई कोशिश की तारीफ की। मोदी ने सुनने वालों से कहा कि वो अपने इलाके में होने वाली ऐसी अनोखी कोशिश हो तो उसके बारे में बताएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के बैंकर येल्धी हरिप्रसाद से मिलने वाले एक अनोखे तोहफे का हवाला दिया। उन्होंने अपने हाथों से बना हुआ G20 का लोगो इन्हें रवाना किया। समाज से मुतालिक तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात पर खिताब पर इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एल्दी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो
बुनकर के भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, मरकजी वजारत पार्चा कल नई दिल्ली में साल 2017, 2018 और 2019 के लिए माहिर दस्तकारों को शिल्प गुरु और दूसरे कौमी अवार्ड्स देगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि मरकजी वजीर पार्चा पीयूष गोयल तकरीब की सदारत करेंगे। शिल्प ग्रुप अवार्ड 2002 में शुरू किए गए थे। हर साल मुल्क की मतनू दस्तकारी सकाफत की हिफाजत में ताउन देने वाले माहिर दस्तकारों को ये अवार्ड्स पेश किए जाते हैं। वबा की वजह से पिछले 3 वर्षों के अवार्ड्स एक साथ दिए जा रहे हैं। रियासती वजीर सैयद हरीश राव ने अवाम से अपील की है कि वो आज़ा का अतिया देने के लिए आगे आएँ और इसकी हौसला अफजाई करें। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में आज आज़ा के अतिया का दिन का एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आज़ा के अतिया को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर्स का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि अब तक आज़ा की पेवंदकारी के लिए 3180 लोगों ने दरख्वास्त दाखिल की है। वजीर ने बताया कि माजी में सिर्फ वही लोग आज़ा की पेवंदकारी करा सकते थे जिनके पास पैसा है, लेकिन अब वजीर आला चंद्रशेखर राव की खुसूसी पहल से गरीबों के लिए भी आज़ा की पेवंदकारी दस्तयाब है। वजीर ने जल्द ही गांधी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम करने का यकीन दिलाया और कहा कि हुकूमत आज़ा का अतिया देने वालों के खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने दिमागी एतबार से मरे हुए लोगों के आज़ा की मुंतकिली के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मशवरा दिया और कहा कि इन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है जहां बहुत ज्यादा सड़क हादसा पेश आते हैं। ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా ఇంకా పెంచండి। నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మా రమేష్ రెడ్డి గారు కూడా న్యూరాలజీ, న్యూరో సర్జరీ, జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్స్ తో మాట్లాడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ ను పెంచండి। అవసరమైతే హెలికాప్టర్ సేవలు ఉపయోగించుకోండి। ఒక నిజామాబాద్ లోనో, ఆదిలాబాద్ లోనో, వరంగల్ లోనో, కరీంనగర్ లోనో, ఖమ్మంలోనో ఒక బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ అయితే ఆ తీసినటువంటి అవయవాలను మరి వెంటనే తేవాల్సి ఉంటది కనుక
అవసరమైతే హెలికాప్టర్ సేవలు ఉపయోగించి అయినా సరే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి. దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హెలికాప్టర్ ఉంది మనకు, దాన్ని వినియోగించండి. ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ చేసినటువంటి పేషెంట్ని తీసుకొస్తారా, లేదు అక్కడే ఆర్గాన్స్ ను రిట్రీవ్ చేసి ఆర్గాన్స్ ను మీరు అవసరమైతే హెలికాప్టర్లో హైదరాబాద్ తెప్పించి ఇక్కడ ప్రజలకు అవసరమైన వాటికి అందించి ఈ ప్రాణదానం చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి. సో ఇంకా మోర్ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దీనికి కొంత డ్రైవ్ కావాలి, దానికి కొంత దాతలు అంటే ఆ చనిపోతున్నటువంటి బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కావాలి, డాక్టర్స్ యొక్క సహకారం కూడా కావాలి. ముఖ్యంగా ఇది డిక్లేర్ చేయాల్సింది जनरल मेडिसिन गानी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अगले महीने की 9 तारीख को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर के दूसरे मरहले के लिए संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट 31 किलोमीटर लंबा होगा जो हाईटेक सिटी के माइंड स्पेस जंक्शन को शमशाबाद एयरपोर्ट से जोड़ेगा। 6,250 करोड़ रुपए के खर्च से इस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने आज एक ट्वीट में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा तेज़ रफ्तार हैदराबाद मेट्रो रेलवे लाइन ज़ेर ज़मीन भी होगी और ऊंचाई पर भी होगी जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक ज़ेर ज़मीन होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल तवक्के है कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा। मरकजी वज़ीर सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी ने आज कहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पूरे मुल्क में 50 से ज़्यादा तक़रीबात में 250 प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम फनकारों को मौका दिया जाएगा। सिकंदराबाद में रियासती सतह के वंदे भारतम डांस मुकाबलों से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि कौमी सतह पर नाच के मुकाबले जीतने वाले दिल्ली में यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि G20 में हिस्सा लेने वाली अहम गैर मुल्की शख्सियात को हिंदुस्तानी तहजीब को समझ दी जाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के 50 ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 200 फनकार वंदे भारतम डांस मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय कुमार कल से आदिलाबाद जिले के भैंसा टाउन में प्रजा संग्राम यात्रा का 5वां मरहला शुरू करेंगे। ये मरहला अगले महीने की 17 तारीख को खत्म होगा। इस सिलसिले में कल भैंसा टाउन के पारदी बाईपास रोड पर वाई जंक्शन के मकाम पर एक जलसेआम होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मेहमान खुसूसी होंगे। रियासती सतह के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज ऐलान किया है कि वह अगले महीने की 8 तारीख से जिस्मानी इम्तिहान रखेगा। ये इम्तिहान हैदराबाद, साइबराबाद, रचकुंडा, वरंगल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा, संगारेड्डी, आदिलाबाद और निजामाबाद के 11 मैदानों पर होगा। उम्मीदवार 29 नवंबर से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब हमारे पास रकम न होने के बावजूद इसे खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे अकाउंट में रकम नहीं होती लेकिन हम 45 दिन तक बिला सूदी खर्च पर खरीदारी कर सकते हैं। आमतौर पर महीने के आखिरी दिनों में तनख्वाह खत्म हो जाती है या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी की अशद ज़रूरत होती है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए खरीद लेते हैं जो कि 45 दिन के अंदर पैसे लौटाने पड़ते हैं जिस पर कोई सूद नहीं आएगा। लेकिन आमतौर पर 45 दिन के अंदर रकम अदा नहीं की जा सकती। नतीजे में इस पर सूद बढ़ना शुरू हो जाता है और क्रेडिट कार्ड वाला तकाजा करना शुरू करता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं और ये कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं और 45 दिन में कर्ज अदा नहीं कर पाते। नतीजे में उन पर भी सूद बढ़ने लगता है। क्रेडिट कार्ड दरअसल सूदखोरों का सुनहरी जाल है। पहले तो कार्ड का पेशकश करते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं, ज़रूरत बेज़रूरत खरीदारी करते हैं, नतीजे में कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। चंद आईटी के मुलाजिमीन की जानिब से बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के मनहूस जाल में फंसकर घर के अखराजात चलाने में भी दुश्वारी महसूस करते हैं। क्रेडिट कार्ड के अमाउंट अदा करने में खासी लोगों को फिर बैंकों से कोई कर्ज हासिल नहीं होता। यहाँ तक वो अपने बच्चों की तालीमी ज़रूरियात के लिए या फिर होम लोन के लिए भी दरख्वास्त देते हैं तो वो भी नामंजूर हो जाती है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के चक्कर से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड दरअसल बैंकिंग सिस्टम का एक फंदा है, इससे बहरहाल बचना चाहिए। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, 2 नौजवानों की मौत, अंधाधुंध बर्क रफ्तार बाइक चलाने का अंजाम। शहर के कुशाईगुड़ा और एस राव नगर में अलग अलग हादसात में 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई। काबिल जिक्र बात यह है कि तेज रफ्तारी दोनों की मौत का सबब बनी। कुशाईगुड़े में इतवार की सुबह अपनी बाइक पर तेज रफ्तारी से आ रहे नौजवान डिवाइडर से टकरा गए, मकाम वारदात ही पर हलाक हो गए।
محکمہ پولیس کا کام ہے کہ تیز رفتاری سے بائک چلانے والوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیں، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ریلوے کے کلرک نے 500 کے نوٹ تبدیل کرتے ہوئے 20 روپے کی نوٹ کہتے ہوئے مسافر کو دھوکہ دیا۔ ریلوے کے کلرک نے ایک مسافر کو بری طرح دھوکہ دیا۔ اس نے مسافر کی طرف سے دیا ہوا 500 کا نوٹ لیا اور اسے اندر ڈال دیا اور 20 روپے کا نوٹ مسافر کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہا کہ ٹکٹ کے 125 روپے بنتے ہیں، بقیہ رقم ادا کرنے کو کہا گیا، جس پر مسافر حیران رہ گیا۔ اس دھوکے سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے کہ کس طرح سرکاری محکموں میں برسرعام دھوکہ چل رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ریلوے حکام نے اس کلرک کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ پارٹیاں عینی اقدار کی پامال کر رہی ہیں، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بالواسطہ طور پر حکمراں بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ آئینی اقدار کو پامال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کی پاسداری، مساوات، بھائی چارہ اور اظہار رائے کی آزادی کی قدریں سیکھی ہیں۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ کچھ پارٹیاں بنیادی طور پر بی جے پی کا حوالہ دیتے ہوئے آئینی اقدار کو نقصان پہنچانے اور انہیں اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کھڑگے کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی کون پاسداری کر رہا ہے؟ کیا گیان واپی مسجد میں عدالت نے پوجا کی اجازت نہیں دی؟ کیا عدالت نے اعظم خان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کیا؟ اگر عدالتیں بھی جارحانہ انداز اختیار کرتی ہیں تو پھر آئین کہاں ہے؟ کیا عدالت نے گجرات کے زانیوں کو رہا کرنے کے احکامات نہیں دیے؟ گجرات میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، کیا عدالت نے کسی ایک مجرم کو بھی سزائے موت سنائی ہے؟ جبکہ پارلیمنٹ کے حملے کے کیس میں جو کہ زبردستی ثابت کیا گیا اس پر سزائے موت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کانگریس پارٹی کہاں تھی؟ بھارت بی جے پی کا نہیں، محبوبہ مفتی کا بیان، لفاظی کے ذریعے دل کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پی ڈی پی کے صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی حکومت کے خلاف اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ جموں کشمیر آئین کے ذریعے ہندوستان کا حصہ تھا، لیکن اس آئین کو بی جے پی کے لیڈروں نے تباہ کر دیا۔ واضح رہے کہ محبوبہ مفتی نے بی جے پی کی تائید سے ہی کشمیر میں حکومت بنائی تھی، جبکہ شیخ عبداللہ نے ذاتی مفاد کی خاطر کانگریس سے مفاہمت کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کانگریس ہی نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح کی ذاتی مفادات کی سودے بازی کے سبب محبوبہ مفتی کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کانگریس کے مسلم لیڈرز اور کشمیر کے لیڈرز نے کبھی اس معاہدے کا ذکر نہیں کیا، اور شیخ عبداللہ سے کیا ہوا معاہدہ تھا، اس معاہدے کے نکات زیر بحث لانے کی ان میں ہمت نہیں، تو یہ سب بیانات سوائے بکواس کے اور کچھ نظر نہیں آتے۔ سری لنکا میں تاملوں کے لیے الگ ملک کی مانگ، پی ایم کے رہنما رام داس ونتی کا مرکز سے مطالبہ۔ پی ایم کے بانی ایس رام داس نے مرکزی حکومت سے سری لنکا میں اپنے رہنے والے تاملوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے کے لیے مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے مرکز سے کہا کہ وہ سری لنکا میں ایک علیحدہ تامل ریاست کی تشکیل شروع کرے اور ضروری قانونی کارروائی کرے۔ برطانیہ میں ریلوے ملازمین کی پہیہ جام ہڑتال کے سبب نظام زندگی بری طرح متاثر۔ برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ریل ہڑتال سے برطانوی معیشت کو دھچکا لگا، جبکہ بڑے شہروں کی اہم شاہراہوں اور موٹر وے پر ٹریفک جام رہی۔ دوسری جانب ریلوے یونین نے ہڑتالوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا، جس سے مسافروں کو کرسمس کے موقع پر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اٹلی کے جزیرے اسکیا میں شدید بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بارش کی وجہ سے مٹی کے تودوں کے گرنے سے علاقہ کیچڑ کے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس سے نہ صرف درخت اکھڑ گئے بلکہ گھروں کو بھی نقصانات پہنچا اور گاڑیوں کو بھی بہا کر سمندر میں لے گیا۔ تاہم لینڈ سلائڈنگ سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع وصول نہیں ہوئی۔ البتہ موسم کی خرابی کے سبب درجنوں گھروں سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد ریسکیو کاموں میں دشواری پیش آئی۔ جنوب مشرقی لندن میں 2 نوجوانوں کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ نظر آتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق قتل کے 2 مختلف واقعات میں ہفتے کی شام تقریباً 5:15 بجے ووڈ اور ٹیمز میٹ کے علاقوں میں پیش آئے، جس میں 16 سال کے 2 نوجوانوں کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قتل کی وارداتیں صرف 1 میل کے فاصلے پر ایک ساتھ پیش آئیں۔ پولیس نے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ معلومات رکھنے والوں سے بھی
रब्ता करने की अपील की है। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने कहा है कि अमरीकी साम्राज्य के जौहरी बालादस्ती का मुकाबला करने और अपने मुल्क व आवाम के वक़ार व खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जौहरी ताकत बनना चाहता है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मुल्क के सबसे बड़ी बैनुल-बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली दर्जनों फौजी अफसरान को तरक्की और इसनाद देने की तक़रीब से खिताब किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक जापान का दावा है कि ये अमेरिका तक मार करने की सलाहियत रखता है। तक़रीब से खिताब में किम जोंग उन का मजीद कहना था कि हमारा अहदाफ दुनिया की सबसे बड़ी जौहरी ताकत बनना है, जिसकी इस सदी में मिसाल नहीं मिली, और यह कि मुल्क की जौहरी सलाहियतों में इजाफा रियासत और अवाम के वक़ार और खुद मुख्तारी का ज़ामिन होगा। शहर हैदराबाद में मुसाफिरों की सहूलत के लिए मजीद 1020 बसें हुकूमत खरीदेगी। 320 नई बसों के लिए टेंडर तलब कर लिए गए हैं और इसकी कार्रवाई आखिरी मरहले में है, जबकि 700 बसें सुपर लग्जरी हासिल की जाएंगी। इसके अलावा सिटी सर्विस के लिए 320 इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली जाएंगी। इलाहाबाद पुरानी बसों में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाई जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट के अहदेदार ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में मुसाफिरों को पहुँचाने के लिए 1000 से ज़्यादा बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अजला में 8 साल से गर्दिश करने वाली 700 सुपर लग्जरी को शहर में लाकर सिटी बसों में तब्दील किया जाएगा। ग्रेटर आरटीसी के अहदेदारों ने कहा है कि सिटी बसों में सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसीलिए शहर में नई बसें लाई जाएंगी। आरटीसी अहदेदारों का कहना है कि कॉरपोरेशन 1016 नई बसें खरीदेगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।